हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर डी मेडिकल साइंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारी जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो हमारा ये यूरिन का चैप्टर स्टार्ट हो रखा है काफ़ी दिनों से, और ये हमारी लास्ट वीडियो है। मतलब माइक्रोस्कोपी हम पार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट वीडियो है ये। अगर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और भी बची हुई है अभी यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर, तो उनके बारे में अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एक एक करके। आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ये हमारा क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आता है और यूरिन एनालिसिस का ये पार्ट है हमारा। तो दोस्तों, जितनी भी हमारी सभी वीडियो हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन सबको देख सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। इन सब पे हमारा वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन माइक्रोस्कोपी है, इसके हम क्या क्या करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर हम देखते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं इंट्रोडक्शन से। फॉर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, द यूरिन मस्ट बी फ्रेशली अवॉइडेड। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए हमें सबसे पहले फ्रेश यूरिन सैंपल चाहिए होता है इसमें। इफ डिले इन कंडक्टिंग द टेस्ट इज एंटीसेप्टेड, देन ऐड सम ड्रॉप ऑफ 40% फॉर्मलिन इन यूरिन एंड ऐड केप्ट द सैंपल इन रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, कुछ वीडियो स्टार्टिंग की जो मैंने बनाई तो उसमें बताया था कि जो हमारा यूरिन होता है इसको आप अगर प्रिजर्व करते हैं तो कौन कौन से इसके अंदर हम यूज करते हैं। जो फॉर्मलिन होते हैं, टोल्यूइन होती हैं, ये सब प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो वो आप इसमें यूज करनी होती हैं। तो इफ़ डिले अगर हम टेस्ट प्रोसेसिंग करने में डिले करते हैं तो इसके अंदर हम एक प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं 40% फॉर्मलिन, उसकी कुछ ड्रॉप पे डाल के इसमें उस सैंपल को आप फ्रिज में रख सकते हैं। इफ़ यूरिन इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव, देन देर इज बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ एंड यूरिन बिकम कंटामिनेटेड। अगर आप यूरिन का प्रोसेस करने में, यूरिन की टेस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उसको लंबे समय के लिए उसको रखते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के, तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, फंगल ग्रोथ भी उसके अंदर हो जाती है, और आपका जो सैंपल होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। चेंजिंग ऑकर इन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आरबीसी पस सेल्स क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम तक यूरिन सैंपल आपका एक जगह रखा रहता है, रूम टेम्परेचर पर रखा रहता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रखा रहता है, तो उसमें सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है, उनकी जो बनावट होती है, जो आरबीसी है, पस सेल्स और क्रिस्टल्स होते हैं, वो चेंज हो जाती है उनकी मॉर्फोलॉजी। यानी कि ये जो आरबीसी होती है वो रैप्चर हो जाती है, पस सेल्स होते हैं वो भी, तो उनकी शेप तो अलग हो जाती है ज़्यादा टाइम तक वो रखने से, तो वो डीजनरेट टाइप के हो जाते हैं। सेल्स जो होते हैं वो, उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है। प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, क्या तरीका है इसका। टेक 5 ml यूरिन टेस्ट ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 5 मिनट 15 to 25 RPM। यानी कि 5 ml यूरिन लेते हैं हम एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, उसमें 1500 से 2500 RPM, 1500 to 2500 RPM इस पे स्पीड होती है। ये आपके जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम लोग, उस सेंट्रीफ्यूज की स्पीड होती है इतनी के अंदर आप इसको घुमाना होता है, ज़्यादा तेज़ सेंट्रीफ्यूज नहीं करना होता है। तो इसमें 5 ml यूरिन लेके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में उसको 5 मिनट के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सुपरनेटेंट इज डिस्कार्टेड रिटेनिंग लेस देन 0.5 ml एंड मिक्स द डिपॉजिट इन सेडिमेंट। जो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो उनके दो पार्ट हो जाते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको सुपरनेटेड कहते हैं, तो नीचे का पार्ट होता है जो सेडिमेंट बन जाता है उसको सेडिमेंट कहते हैं। तो जो सुपरनेटेड होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं हम, और उसके अंदर ट्यूब के अंदर होना चाहिए कम से कम लेस देन 0.5 ml, 500 माइक्रोलीटर से कम उसके अंदर हमें रखना भी है। तो ऐसे डिस्कार्ड करना है कि वो पूरा गिरे भी नहीं और उसके अंदर कुछ मटेरियल जो उसका डिपॉजिट है वो रह भी जाए, उसको अच्छे से मिक्स करना होता है। फिर टेक ए ड्रॉप ऑफ डिपॉजिट ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप प्लेस्ड ऑन दिस स्लाइड। जो नीचे सुपरनेट बचा है उसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करना है,
उसके बाद एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप उस पर रखते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे, एग्जामिन द माइक्रोस्कोप, उसके अंदर बाद हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। फॉर प्रॉपरली एग्जामिनेशन सेट द कंडेंसर एट लोवेस्ट पोजीशन एंड ओपन द डायफ्राम स्लाइटली। प्रॉपरली एग्जामिनेशन करने के लिए जो हमारा कंडेंसर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर उसको लोअर साइड पे करते हैं और डायफ्राम होता है उसको ओपन स्लाइटली ओपन करते हैं, उसको अकॉर्डिंग जो लाइट होती है उनको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें जो सेल्स हैं वो दिखा जाए। एग्जामिन फास्टली लो पावर, अगर आप यूनिट की स्लाइड देख रहे हैं, कोई भी स्लाइड देखते हैं यहाँ पे टीएलसी डीएलसी देखते हैं तो उन्हीं के हिसाब से सबसे पहले हम 10 लो पावर पे लगाते हैं, ठीक है। तो यूरिन की जो स्लाइड देखेंगे उसका लो पावर होता है 10x। सबसे पहले उसको 10x पे सेट करते हैं स्लाइड को एंड देन हाई पावर 40x ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 40x पे हम सेल्स को पहचानते हैं। इन ए माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन वी लुक फॉर क्रिस्टल, आरबीसी पसल्स, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट, बैक्टीरिया, पैरासाइट इत्यादि। इन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में यूरिन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं क्रिस्टल्स, आरबीसी पसल्स, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट, बैक्टीरिया, पैरासाइट, स्पर्मेटोजोआ इत्यादि जो चीज़ होती है वो सब माइक्रोस्कोपी यूरिन के अंदर देखते हैं। काउंट एटलीस्ट 10 हाई पावर फील्ड, कम से कम 10 फील्ड्स हमें इसके अंदर माइक्रोस्कोपी के अंदर देखने होते हैं। 10 हाई पावर फील्ड जो होते हैं 10 कम से कम देखने होते हैं। गिव एवरेज नंबर ऑफ सेल्स पर हाई पावर फील्ड, जो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एवरेज निकालेंगे। अगर आपको 10 फील्ड देखे हैं तो किसी फील्ड में आपको 2 सेल्स दिखे हैं, किसी में 3 दिखे हैं, किसी में 5 दिखे हैं, किसी में 7 दिखे हैं, किसी में 10 दिखे हैं, तो उन सब की एक एवरेज निकालते हैं, उस एवरेज को लिखा जाता है पर हाई पावर फील्ड। HPF इज यूनिट ऑफ सेल्स, ये जो यूनिट होती है जो हमारे TLC के अंदर होती है पर क्यूबिक mm, प्लेटेट काउंट के अंदर होते हैं लाख पर क्यूबिक mm, उसी तरह जो सेल्स होते हैं यूनिट के अंदर पस सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उन सब की यूनिट होती हैं। आपको 5 से 10 सेल्स पर हाई पावर फील्ड मिले हैं, तो इस तरह से ये उसकी यूनिट होती है। क्रिस्टल फाउंड इन एसिडिक यूरिन, अब बात करते हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं, हमें एसिडिक यूरिन में अलग क्रिस्टल होते हैं, एल्कलाइन यूरिन में अलग क्रिस्टल होते हैं। तो एसिडिक यूरिन के अंदर हमें कौन कौन से क्रिस्टल्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, अमोर्फस यूरेट्स, सोडियम यूरेट्स, सिस्टाइन क्रिस्टल, ल्यूसीन एंड टायरोसाइन क्रिस्टल, सल्फेट क्रिस्टल। यूरिक एसिड एंड यूरेट्स प्रिज्म, रोस्टेस एंड प्लेट शेप्ड होते हैं, येलो, रेड एंड ब्राउन कलर इनका होता है, माइक्रोस्कोप देखते हैं तब। डिजोल्व बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको ये यूरिन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ये कन्फर्म करना है केमिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग, केमिकल टेस्ट के ज़रिए कि भाई ये यूरिक एसिड ही हैं, तो आप उसको डिजोल्व कर सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगर वो डिजोल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब यूरिक एसिड है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये यूरिक एसिड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाता है। फाउंड यूरिन इन नॉर्मली एंड पैथोलॉजिकल स्टोन, नॉर्मली कभी के नॉर्मल यूरिन में मिल जाते हैं, अगर ये और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में मिलते हैं, स्टोन में मिलते हैं, गाउट में मिलते हैं, गठिया भाव, क्रोनिक नेफ्राइटिस, एक्यूट फाइब्रल कंडीशन। अमोर्फस यूरेट्स appear as reddish granules and dissolve by sodium hydroxide and soluble at 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोर्फस यूरेट्स होते हैं, दे हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर यूरिन में मिल भी जाते हैं तो भी इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जैसे कि ये कोई सी बीमारी के अंदर नहीं मिलना, यानी कि जैसे कि ये यूरिक एसिड होता है, ये हमें स्टोन हो जाती है तो हम कह देते हैं अगर यूरिक एसिड हमें मिल रहा है यूरिन के अंदर तो वह स्टोन होगा इसको, या गठिया भाव है या क्रोनिक नेफ्राइटिस है, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं। बट अमोर्फस यूरेट्स अगर मिलता है तो डॉक्टर भी कहेगा चलो कोई बात नहीं, ऐसे आ जाते हैं कभी कभार, ये इसे कोई
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये आपको यूरिन के अंदर मिलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो ग्रेनुल्स होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग इनको पहचानना है। और दूसरी बात, अमोर्फोस यूरेट्स हमेशा एसिड यूरिन में मिलते हैं, तो यूरिन की पीएच चेक करनी है। उसके बाद अगर आप इसको ये देखना चाहते हैं तो आप इसको जैसे यूरिन के अंदर मिलते हैं अमोर्फोस यूरेट्स से, उस यूरिन को आप थोड़ा सा हीट कीजिए। जैसे आप उसको हीट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अमोर्फोस यूरेट्स ही थे। ये स्लाइड के अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर यूरिक एसिड किस टाइप के हैं और अमोर्फोस यूरेट्स कैसे होते हैं। अमोर्फोस यूरेट्स क्या होता है, अगर आपका जो यूरिन का सैंपल है काफ़ी टाइम से रूम पे रखा हुआ है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, उस कंडीशंस में कई बार ये आ जाते हैं। या आपको सैंपल फ्रिज के अंदर रखा हुआ है ज़्यादा टाइम से, उस टाइम पे कई बार ये आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट, दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, एनवलप शेप होते हैं, एनवलप एंड डम्बल शेप के होते हैं, जिस तरह डंबल होते हैं जो जिम में करने वाले डंबल, उसी के टाइप का होता है। मोस्टली फाउंड एसिडिक एंड न्यूट्रल यूरिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं ये एसिडिक यूरिन में मिलते हैं, न्यूट्रल में मिलते हैं, और सम टाइम फाउंड इन स्लाइटली एल्कलाइन यूरिन, और कभी कभी स्लाइटली एल्कलाइन यूरिन के अंदर भी मिल जाते हैं। सोल्यूबल इन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ये सोल्यूबल होता है। कम आफ्टर ईटिंग, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है ये कई बार ऐसी चीज़ें खाने की वजह से भी यूरिन के अंदर आने लगते हैं। तो वो चीज़ें इनमें एक्सेसिव टमाटो, ज़्यादा मात्रा में टमाटर खाने से, स्पिंच पालक खाने से, गार्लिक, ऑरेंज और विटामिन C और ड्रग्स इत्यादि। कई बार क्या होता है ज़्यादा डाइट में ये सब चीज़ें अगर हम ले लेते हैं तो भी कैल्शियम ऑक्जेलेट आ जाते हैं यूरिन के अंदर। और दूसरा पैथोलॉजिकल कंडीशन स्टोन में आते हैं, रीनल स्टोन में मोस्टली डायबिटीज़ और लीवर डिजीज़, इनके अंदर भी कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलता है। बट अगर कई बार अगर पेशेंट ये कहे कि हमें स्टोन भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, लीवर प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अगर आप उसको पूछोगे कि भाई आप डाइट में क्या ले रहे हो, अगर वो कहते हैं भाई टमाटो ज़्यादा ले रहे हैं, या 7-8 दिन से पालक खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, विटामिन C खा रहे हैं, अगर ये भी नहीं खा रहे हैं तो फिर आपको भी पूछो कोई किसी तरह की मेडिसिन चल रही है किसी बीमारी की, तो वो अगर वो मेडिसिन बताते हैं तो वो मेडिसिन आप डॉक्टर से पूछो बताएंगे, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इस मेडिसिन से यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट आ जाते हैं। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट एनवलप शेप भी है और इसकी डंबल शेप के भी। सिस्टाइन क्रिस्टल, दीज आर रियरली फाउंड, ये यूरिन के अंदर बहुत ही कम मात्रा मिलते हैं, कलरलेस होते हैं, सोल्यूबल इन HCl एंड अमोनिया में सोल्यूबल होते हैं, दे मेक यूरिन स्टोन, और यूरिन के अंदर ये स्टोन बनाते हैं। ल्यूसाइन एंड टायरोसाइन क्रिस्टल्स, ल्यूसाइन दे आर ऑयली, शाइनिंग एंड राउंडेड, ये ऑयली और चमकदार और राउंडेड शेप के होते हैं। दे कम इन यूरिन इन लीवर डैमेज, और यूरिन में जब लीवर डैमेज होता है उस टाइम पे ये यूरिन में मिलते हैं। और जो टायरोसाइन होता है दे आर थिन, पतले, शाइनी, चमकदार, नीडल लाइक, नीडल के शेप के होते हैं। दे कम इन सीवियर लीवर हेपेटाइटिस, यानी कि ये भी लीवर बीमारी में मिलते हैं। डिजोल्व बाई HCl अमोनिया, और ये भी HCl और अमोनिया में डिजोल्व हो जाते हैं। और कई बार ये दोनों जो हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई एंटीबायोटिक चल रही है या कोई ड्रग्स चल रही होती है उस टाइम पे भी कई बार ये आ जाते हैं। ये ल्यूसाइन है, ये जिस तरह से उसने बताया एक ऑयली और शाइनिंग चमकदार है उस तरह का दिखाई दे रहा है। और ये जो T लिखा हुआ है इसके नीचे ये है टायरोसाइन। तो ये बिल्कुल ऐसे डायग्राम है कि अगर आप इनको एक बार ध्यान से देखोगे तो आप अच्छे से पहचान सकते हो इनको। सल्फा क्रिस्टल्स, तो these are found in the urine when patient undergoing treatment with one of the sulfonamide group of drugs. It's seen particularly in acidic urine. सल्फा क्रिस्टल्स हैं ये डियर फ्रेंड्स, और ये यूरिन के अंदर तभी आते हैं जब पेशेंट कोई सल्फोनामाइड ग्रुप
ऑफ ड्रग्स खा रहा है। इट पर्टिकुलरली एसिड यूरिन के अंदर मिलते हैं। तो ये सब अगर मिलते हैं तो सबसे पहले यूरिन के पीएच चेक करनी है और उसके बाद पेशेंट को बताना है कि भाई आप पेशेंट को पता करना है कि आप ये सल्फोनामाइड ग्रुप में से इसके अंदर 7-8 मेडिसिन आती हैं, अगर वो दवाई आप खा रहे हैं तो ये यूरिन के अंदर आपके में मिलेगा। अगर डॉक्टर पहली बात अगर आप यूरिन के अंदर आपको मिल रहा है ये तो आप रिपोर्टिंग करोगे तो डॉक्टर को ये देखते ही साथ पता चल जाएगा हाँ भाई ये मेडिसिन चली हुई है उसकी वजह से ये यूरिन के अंदर आ रहे हैं। क्रिस्टल फाउंड इन एल्कलाइन यूरिन, जो कि क्रिस्टल्स होते हैं वो एल्कलाइन यूरिन के अंदर कौन कौन से मिलते हैं हमें। अभी हम बात करते हैं एसिडिक यूरिन की। अभी है एल्कलाइन यूरिन यानी कि क्षारीय, जिसकी पीएच 7.7 से ऊपर होती है, 7.1 से लेके 9 तक। अगर पीएच आपकी 7 से नीचे है तो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है, और अगर 7 से ऊपर है तो एल्कलाइन है। तो ट्रिपल फॉस्फेट ये बहुत ही कॉमन क्रिस्टल होता है, कलरलेस होता है, कोफिन लिड शेप का होता है। ये जो शेप है इसको कोफिन लिड बोलते हैं। डिजोल्व बाय एसिडिक एसिड, जो एल्कलाइन चीज़ है वो उसको आप एसिड में डिजोल्व होता है, और जो एसिड चीज़ है वो एल्कलाइन में डिजोल्व होती है। इंडिकेट स्टोन इन किडनी और ब्लैडर, ठीक है। तो ये भी स्टोन में ही मिलता है, किडनी स्टोन में या ब्लैडर स्टोन में मिलता है, और इसकी शेप है। और ये मोस्टली जब कभी भी अगर आपको यूरिन में दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको उसकी यूरिन की पीएच देखनी है। तो उस टाइम आपके यूरिन की पीएच 7.5 से 8 या 9 ही मिलेगी आपको जिस दिन ये क्रिस्टल्स आपको यूरिन में दिखाई देंगे, और बहुत ही शाइनिंगदार होते हैं, चमकदार होते हैं, हालांकि आप पहचान लोगे इनको। अमोर्फोस फॉस्फेट, they are found in amorphous granules deposit soluble in acetic acid, they have no clinical significance, इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। और ये अगर आपके यूरिन के पीएच अमोर्फस यूरेट्स और अमोर्फस फॉस्फेट ये दोनों पीएच पे डिपेंड होते हैं। अगर आपकी एसिडिक पीएच है तो आप उसको अमोर्फस यूरेट्स दोगे, और एल्कलाइन पीएच है तो अमोर्फस फॉस्फेट दोगे। इसको सेम होते हैं, सेम देखने में होते हैं, बस पीएच पे डिपेंड होता है इनका। कैल्शियम फॉस्फेट कलरलेस होता है, सोल्यूबल इन एसिटिक एसिड, जो इमेज में दिखा रखा मैंने। कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर समटाइम बी मिक्सड विद फॉस्फेट, ये क्या होता है दोनों मिलते जुलते उसमें होते हैं। डिपॉजिट कलरलेस सोल्यूबल इन एसिटिक एसिड, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, यूरिन के अंदर आरबीसी दिखाई देते हैं, उस कंडीशन में मेट्यूरिया कहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था हमारा तो मैंने बताया भी था उसको, ठीक है। तो यूरिन के अंदर आरबीसी आने की एबनॉर्मल कंडीशंस होती है। अगर फीमेल्स पेशेंट है 1 से 2 आरबीसी नॉर्मल्स होती है उसमें, बट अगर मेल पेशेंट होता है तो एबनॉर्मल्स होती हैं। अगर दोनों में ज़्यादा आ रही है तो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन यूरिन देन कंडीशन कॉल्ड हेमेट्यूरिया, ठीक है। जब यूरिन के अंदर रेड ब्लड सेल्स हमें आते हैं उस कंडीशन को हेमेट्यूरिया कहते हैं। नॉर्मली आरबीसी नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, कॉजेज ऑफ हेमेट्यूरिया स्टोन, नेफ्राइटिस, कैंसर ऑफ किडनी एंड ब्लैडर इन फीमेल ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। स्टोन मिलते हैं, किडनी डिजीज है, नेफ्राइटिस है, किडनी कैंसर है, ब्लैडर है, जो भी ये सब किडनी की बीमारी हैं इनमें और फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग पीरियड के टाइम पे आरबीसी मिल जाती हैं। पस सेल्स, डेड ल्यूकोसाइट आर नोन एज पस सेल, ठीक है। जो हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, अगर वो डेड हो जाती हैं तो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से, तो उसी को हम पस सेल्स बोलते हैं, जो डेड ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दे आर राउंडेड एंड ग्रेन्यूल्स आर अब्सेंट, ठीक है। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं, राउंडेड शेप के होते हैं। इट इन 2 to 3 पर आई पावरफुल इज नॉर्मल, 2 से 3 पस सेल जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। इंक्रीज पस सेल्स इंडिकेट यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पाइयूरिया
यूरिन के अंदर जो पस सेल्स होते हैं उस कंडीशन को पायूरिया कहा जाता है, और जो पस सेल्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन पे, स्ट्रेस, फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशंस में मिलते हैं। एपिथेलियल सेल्स, सम एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन फीमेल यूरिन नॉर्मली। कुछ एपिथेलियल सेल्स फीमेल के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेल्स इंडिकेट यूटीआई। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में पस सेल्स एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं तो वो यूटीआई इन्फेक्शन में आ जाते हैं। और इट इज़ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं एपिथेलियल सेल्स। अगर ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो डॉक्टर मोस्टली ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कौन से टाइप के एपिथेलियल सेल से मिल रहे हैं। मेल के अंदर 2 से 3 नॉर्मल होते हैं पर हाई पावर फील्ड, और फीमेल में 2 से 5 तक पर हाई पावर फील्ड नॉर्मल होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, दीज आर लार्ज, फ्लैटेंड एंड न्यूक्लिएटेड ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। इट इज प्रेजेंटल इन फीमेल नॉर्मल कंडीशन, और ये नॉर्मल कंडीशन फीमेल में ज़्यादातर मिलते हैं। राउंड एपिथेलियल सेल्स, दीज आर सीन इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग नेफ्राइटिस एंड नेफ्रोसिस कंडीशन मिलते हैं। ट्रांसिशनल एपिथेलियल सेल्स, ट्रांसिशनल एपिथेलियल सेल्स है, these cells are smaller in size with tail like roses. These cells are smaller in size with tail like roses. These are seen in distraction of tissue. ये जो सेल होता है ये को टिश्यू डिस्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे भी दिखाई देने लगते हैं ज़्यादा मात्रा में। Cast, these are protein bodies formed in renal tubules due to coagulation of protein. These are protein bodies formed in renal tubules due to coagulation of protein. एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो रीनल ट्यूबल्स होते हैं उसके अंदर से प्रोटीन जम जाता है उस टाइम पे कास्ट बननी स्टार्ट हो जाती हैं। These are cylindrical shape with parallel sides and rounded on broken ends. दो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं ये, और पैरेलल मतलब दोनों तरफ से बराबर साइज में होती हैं और राउंड होते हैं, और जो इनका एंड होता है वो आगे से ब्रोकन होता है, टूटा हुआ होता है। एक्सक्रेशन ऑफ कास्ट इन यूरिन इज इंडिकेट ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर यूरिन के अंदर कास्ट मिल रही है आपको तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है। वेरियस टाइप ऑफ कास्ट आर हाइलिन कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट, फैटी कास्ट, वैक्स कास्ट, एपिथेलियल कास्ट, पस सेल कास्ट, आरबीसी कास्ट। ये सभी कॉमन कास्ट है, ये ज़्यादातर यूरिन के अंदर मिलती हैं। हाइलिन कास्ट क्या होती है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट होती है। लार्ज नंबर फाउंड इन फॉलोइंग कंडीशंस, हाई प्रोटीन डाइट में, नेफ्राइटिस में, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, फिजियोलॉजिकल डिहाइड्रेशन, क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, इनके सभी कंडीशन में हाइलिन कास्ट मिलती है। ग्रेन्यूल कास्ट, granular cast, there is different type of granular cast in this cast. According to size of granules, their cast are 2 types. जो ग्रेनुल कास्ट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फाइन ग्रेनुल्स, लार्ज ग्रेनुल्स। ग्रेनुल्स का मतलब होता है दानेदार। एक कास्ट होता है उसके अंदर फाइन के अंदर में छोटे छोटे दाने होते हैं, जो लार्ज ग्रेनुल्स होते हैं वो उसके अंदर बड़े बड़े दानेदार आपको दिखाई देंगे, अलग ही ग्रेनुल्स दिखाई देंगे बड़े बड़े। तो उस टाइप से 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है ये। इट इज़ फाउंड फॉलोइंग कंडीशंस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्राइटिस में, लीड टॉक्सिसिटी में, फीवर में। फीवर में मोस्टली बच्चों में ज़्यादातर ऐसी कंडीशन मिलती है फीवर के टाइम पे। तो नॉर्मल रेंज इसकी 0 से 2 पर लो पावर फील्ड।
जब भी आप ग्रेनुलर कास्ट या किसी भी कास्ट की रिपोर्टिंग करोगे तो लो पावर फील्ड होता है, ये LPF का मतलब होता है लो पावर फील्ड। तो इसकी रिपोर्टिंग आप 10x पे देख के आपको करनी है कि आपको एक फील्ड में कितनी दिखाई दे रही हैं। ये 10x पे प्रॉपरली दिखाई पड़ती हैं। ये फैटी कास्ट, देर इज़ फैट ग्लोब्यूल्स इन दिस कास्ट, इस कास्ट के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, शाइनी चमकदार। दीज आर फॉर्म्ड इन सीवियर फैटी डिजनरेशन ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियम, जो ट्यूबुलर एपिथेलियम होते हैं ये डी फैट, इनके अंदर जो फैट होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर फैट डिजनरेशन हो जाती है इसके अंदर। द फॉलोइंग कंडीशंस में रीनल फेलियर, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के टाइम पे ये मिलती है। एपिथेलियल कास्ट, दीज कास्ट कंटेन एपिथेलियल सेल्स एंड सीन इन फॉलोइंग कंडीशन। दीज कास्ट कंटेन एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसके अंदर, और ट्यूबुलर नेक्रोसिस में और मेटल टॉक्सिसिटी के टाइम पे एपिथेलियल कास्ट हमें मिलती है। पस सेल कास्ट, पस सेल्स आर इम्प्रेग्नेटेड इन दीज कास्ट, इस कास्ट जो होती है इसके अंदर पस सेल से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और दीज आर सीन नेफ्राइटिस, रीनल इन्फेक्शन, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर डिजीज, ये सब किडनी की डिजीज हैं, इन सब में ये मिलती है हमें। RBC कास्ट, दीज कास्ट कंटेन RBC एंड सीन इन फॉलोइंग कंडीशन, ये जो कास्ट होती है इसके अंदर RBC होती हैं और ये हमें मिलती है नेफ्राइटिस के अंदर, रीनल इन्फेक्शन के अंदर, सब एक्यूट बैक्टीरियल नेक्रोकार्डाइटिस के अंदर, शॉर्ट में इसको SABE बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आपको कोई भी कंसर्न है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईस्ट सेल जो होते हैं यूरिन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और एक फंगल इन्फेक्शन होता है ये, ठीक है। और ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ईस्ट सेल मोस्टली मिलते हैं। दीज आर स्मूथ, कलरलेस एंड इट फाउंड इन फॉलोइंग कंडीशंस। ईस्ट सेल जो होता है बहुत ही सिंपल सा होता है, स्मूथ होता है और कलरलेस होता है, ये बिल्कुल आसानी से पहचानना, ओवल शेप का होता है। इट इज़ फाउंड फॉलोइंग कंडीशन, जो कंडीशन में भी परसेंट एसिड यूरिन में पाया जाता है ज़्यादातर, यूरिन कंटामिनेटेड, यूरिन कंटेनिंग शुगर। जो कोई डायबिटिक पेशेंट है उसके यूरिन में शुगर आ रही है तो 75% उसके यूरिन के अंदर ये सेल मिलते हैं। इट इज़ एबनॉर्मल फाइंडिंग, ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो ये आपको किसी भी डायबिटीज पेशेंट है अगर उसके यूरिन में शुगर है तो इसकी माइक्रोस्कोपी आपको करनी ही करनी है, और उसमें आपको देखने उसको मिलेंगे आपको ये सेल उसके अंदर। म्यूकस थ्रेड, दीज आर लॉन्ग थिन और रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये लंबे और पतले रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज में प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन, ये कई बार नॉर्मल यूरिन में मिल जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन यूटे इन्फेक्शन में मिलते हैं। स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, तो दोस्तों यूरिन के अंदर अगर स्पर्म आते हैं तो एक एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो दे हैव ओवल बॉडीज, लॉन्ग थिन डेलिकेट टेल्स, ठीक है। दे में बी प्रेजेंट इन यूरिन फॉर मैन, और ये आदमी के यूरिन में मिलते हैं, बट फीमेल के यूरिन में मिल जाते हैं, आपको ऐसी बात नहीं है। तो वो आपको रिपोर्टिंग करने से पहले कंफर्म करना है, पेशेंट से देखना है, पेशेंट की एज देखनी है, ठीक है। तो वो अक्सर मिल जाते हैं। तो फॉलोइंग कंडीशंस में डायबिटीज कंडीशंस में मेल के अंदर मिलते हैं। ओल्ड एज, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा एज का होता है उस टाइम पे उनको किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे कई बार यूरिन के अंदर स्पर्म्स आने लग जाते हैं। यह कोई मेल और फीमेल्स इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे आपको यूरिन के अंदर ये फीमेल के में भी मिलेंगे, फीमेल के यूरिन में मिल जाते हैं स्पर्म, ठीक है। तो वो आपको उसी अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है, पेशेंट की हिस्ट्री लेके, या नहीं भी करनी है तो देखना पड़ेगा आपको रिपोर्टिंग करने से पहले। एज वगैरह ज़रूर मैच करनी होती है पेशेंट की इसमें। और
अक्सर जो मेल्स होते हैं उनके यूरिन में अगर इस पर आते हैं तो आपको उसमें भी एज देखनी है। रिपोर्टिंग करने से पहले अगर पेशेंट की आप हिस्ट्री लेना चाहो, बात करके उससे पूछना चाहो पहले भी कभी यूरिन के अंदर इस पर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बात कर सकते हो पेशेंट से। और जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनको किसी किसी को जैसे कि इन्फेक्शन होता है यूरिन में, या किसी को दांत की प्रॉब्लम्स होती है अक्सर, तो उन कंडीशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है यूरिन करते टाइम, यूरिन प्रॉपरली खुल के नहीं आता है, तो उसकी वजह से कई बार उनके यूरिन के अंदर हल्का हल्का सीमेंस निकलने लग जाता है। बैक्टीरिया नॉर्मल यूरिन वैन फ्रेश डज नॉट शो एनी बैक्टीरिया। जो नॉर्मल यूरिन होता है मॉर्निंग का फ्रेश सैंपल होता है, फ्रेश सैंपल होता है उसके अंदर यूरिन के अंदर बैक्टीरिया नहीं होते। वैन अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम एंड इन सम बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। वैन अलाउड, अगर हम यूरिन को ज़्यादा टाइम यूरिन को रखते हैं स्टैंड फॉर रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं किडनी इन्फेक्शन में भी मिलते हैं। यूरिन स्टैंड मोर टाइम एट रूम टेम्परेचर देन बैक्टीरिया ग्रोथ। पैरासाइट प्रीडोमिनेंट पैरासाइट कॉजेज यूटीआई। जो यूरिन के अंदर भी पैरासाइट्स मिलते हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन करते हैं वो। ट्राइकोमोनास वैजिनलिस ये कॉमन पैरासाइट है यूरिन के अंदर, अक्सर ये मिलता है। तो यूजली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी उसके ज़रिए भी ये कई बार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जिस तरह से हमारा जो स्टूल होता है उसके अंदर आपको जियार्डिया दिखाई देता है ना, वैसे ही आपको इसमें दिखाई देता है ट्राइकोमोनास वैजिनलिस। ये फीमेल्स में मिलता है, और अगर इसका मेल से कंटामिनेशन हो जाता है तो अक्सर मेल के यूरिन में मिलते हैं। मतलब रिपोर्टिंग करने से पहले देखना होता है पेशेंट मेल है कि फीमेल है। उसको अगर फीमेल के यूरिन में है तो आपको ट्राइकोमोनास वैजिनलिस आपको रिपोर्टिंग करोगे। अगर मेल के यूरिन में आपको मिल रहा है अक्सर क्लियर कट, तो आप उसके अंदर ट्राइकोमोनास रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है। बट मेल के यूरिन में अक्सर ये मिल जाते हैं कई बार। तो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है ये, इसके अंदर जो इमेज में दिखा रखा है मैंने, इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं और मूव करता हुआ अच्छे से दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूरिन के बारे में कोई अगर वीडियो और जानना चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। और सल्फा जो होता है, सल्फा उसका भी एक केमिकल टेस्ट होते हैं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका केमिकल टेस्ट कैसे करते हैं सल्फोनामाइड का, उसका मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के। तो अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो का देखिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कोई भी कंसर्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।